नमस्कार, मैं हूं फिरोज। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों मैंने एक स्टोरी अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था एक होम्योपैथ चिकित्सक के बारे में सारी बातें बताई थी, कैसे यहाँ पर जटिल समस्याओं का समाधान होता है और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातों की जानकारी मैंने आपको दिया था। जो ये सारी बातें मैंने आपको पिछले अपलोड में दिखा दिया था और तभी मैंने आपको एक वादा भी किया था कि मैं आपको डॉक्टर अभिषेक के साथ एक साक्षात्कार भी दिखाऊंगा। हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, लेकिन मैं अपने वादे को पूरा करना चाहता हूं। आज मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनसे मुखातिब हों और उनसे रूबरू कराना हमारा ड्यूटी है। और मैं चाहता हूं कि आज आपको मैं होम्योपैथ के बारे में वो सारी बातें जानने का, समझने का और क्या कुछ जानकारी देंगे डॉक्टर अभिषेक। आइए मैं आपको लिए चलता हूं डॉक्टर अभिषेक के पास। डॉक्टर अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका पहले भी वीडियो बनाने के लिए जो आपने होम्योपैथी के प्रति जागरूकता दिखाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल पिछले दिनों हमने अपने दर्शकों के साथ ये वादा किया था कि मैं आपका साक्षात्कार करूंगा और होम्योपैथ के बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होम्योपैथ क्या है, क्या इसमें मेथड अपनाई जाती है, कैसे मरीज को क्योर किया जाता है। इन सारे सवालों के साथ हम आपसे रूबरू होना चाहते थे और चाहते थे कि आप हमारे दर्शकों को इन सारे सवालों का जवाब दें। तो आज मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो होम्योपैथ है, दरअसल होम्योपैथ है तो बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति, लेकिन आम लोगों के दिमाग में इसको लेकर कुछ भ्रांतियां भी हैं, जानकारी का अभाव है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये इस बात का जानकारी दें। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये होम्योपैथ है क्या। जैसा आपने पहले बताया कि होम्योपैथी के प्रति बहुत सारे मिथ्य हैं, धारणा बनी हुई है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं दर्शकों का वो सब धारणा दूर करना चाहता हूँ। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंटर के बेस पर बनी हुई है। इसका शुरुआत डॉक्टर हैनीमैन द्वारा 1896 में किया गया था। इस पद्धति की शुरुआत हैनीमैन ने बहुत ऐसे ट्रीटमेंट हुआ करते थे उस समय जो कि बहुत हार्श था। लोग उस ट्रीटमेंट से बहुत परेशान हो चुके थे। देखा जाता था कि कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो उसे कम करने के लिए लोगों खून निकाल लिया जाता था। इस तरीके की उस समय इलाज चल रहा था। तो इस चीजों को दूर करने के लिए, ये सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए हैनीमैन साहब, जो कि खुद एक एलोपैथी के सर्जन थे, उन्होंने देखा कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। उस चीज को दूर करने के लिए एक नई पद्धति का आविष्कार किए जिसे हम लोग होम्योपैथी के नाम से जानते हैं। अर्थात होम्योपैथ के जनक डॉक्टर हैनीमैन खुद एलोपैथ के सर्जन थे, जैसा कि अभी आपने बताया। बड़ी ही मजेदार जानकारी दिया आपने हमारे दर्शकों को कि हैनीमैन साहब खुद होम्योपैथ के जनक जो कहे जाते हैं, वो एलोपैथ के एक अच्छे सर्जन भी थे। बहरहाल एक अहम सवाल यह है कि अभी जो दौर चल रहा है, एलोपैथ में इलाज कराने वाले, जाहिर सी बात है कि मरीजों की संख्या बहुत अधिक है। मतलब अधिसंख्य लोगों का झुकाव एलोपैथ की ओर है। लेकिन उस भीड़ से मैं अक्सर देखता हूं कि बहुत सारे लोगों का जो ऐसे मरीज हैं जिनका की बीमारी लंबे इलाज के बाद ठीक नहीं हो पा रहा है, एलोपैथ उसकी समस्या को ठीक नहीं कर पा रहा है, ऐसे लोग वापस होम्योपैथ की शरण में आ रहे हैं। मैं खुद आपकी क्लिनिक में देखा हूं, मैं अक्सर आपके यहाँ आता हूं और कई जटिल समस्या से ग्रसित लोगों को मैंने देखा है। मैंने उनसे खुद बात किया है, मरीज आपके थे लेकिन मैंने उनसे बात किया है कि आखिर क्या समस्या है और आप यहाँ जो आए हैं। तो उनसे जो मुझे जानकारी मिली, मुझे यही लगता है कि लोग होम्योपैथ में तब आ रहे हैं जब वो एलोपैथ से चिकित्सा लेकर के, ट्रीटमेंट लेकर के थक गए हैं, हार गए हैं। तो ये आखिर क्या इसको कहेंगे, होम्योपैथ में आने का जो ये जो मामला है, आखिर वहां से लोग इधर डाइवर्ट हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आखिर क्या वजह है एलोपैथ से थक हार कर लोग होम्योपैथ की शरण में आ रहे हैं? जी हाँ, जैसा कि आपने बताया कि
अभी आजकल के हम लोग समय में देख रहे हैं कि एलोपैथिक से थक हार के लोग होम्योपैथी की तरफ रुझान है। यह बिल्कुल सही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि अर्थराइटिस की बीमारी। अर्थराइटिस में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट बहुत जोरों के दर्द से परेशान रहता है और उसके लिए एलोपैथिक में सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड पेन किलर देते हैं। उससे पेशेंट को कुछ देर के लिए तो राहत होती है, लेकिन उसके फलस्वरूप किडनी में बहुत सारी समस्याएं, लिवर से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होती है। जो मरीज ज़्यादा दिन तक वहाँ पर मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन का सेवन करते हैं, उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर दूसरी हम लोग स्किन डिजीज की बात करें, सोरियासिस जैसी बीमारी, एक्ने जैसी बीमारी। सोरियासिस में होता क्या है कि अगर मरीज एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना शुरू करता है तो हम लोग देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद पेशेंट को राहत हो गई, लेकिन 1 साल 2 साल बाद फिर से मरीज उससे बद से बदतर स्थिति में चला जाता है। अगर मरीज को सिर्फ एक जगह पे स्किन ट्रबल है तो ट्रीटमेंट के बाद वो ऐसा देखता है कि अगले बार जो बीमारी उत्पन्न हुई है उससे भी ज़्यादा अवस्था में हुआ है। तीसरा बात बताना चाहते हैं कि अगर कोई मरीज हेमोराइड से रिलेटेड है, जिसे बवासीर के नाम से भी जाना जाता है, बवासीर के मरीज को मैंने अपने क्लिनिक में एक्सपीरियंस किया हूँ कि मरीज 3 से 4 बार ऑपरेशन करा कर आ चुका है, लेकिन तभी कोई आराम महसूस नहीं कर रहा है। उस केस में वैसे मरीज जो 3-4 बार ऑपरेशन कराने के बाद उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब एक रास्ता बचता है, वो है होम्योपैथी का। और भी दूसरी सर्जिकल बीमारियां जैसे किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के मरीज देखते हैं कि एक स्टोन का ऑपरेशन मरीज कराया, फिर देखते हैं दोबारा स्टोन बन गया, तीसरी बार भी स्टोन बन गया। मरीज परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं कितनी बार ऑपरेशन कराऊं, इसका क्या निदान है? तब वो लोग होम्योपैथ को चूज करते हैं। होम्योपैथी में देखा जाता है कि होम्योपैथी सिर्फ बीमारी को ही नहीं, बीमारी किस कारण से हो रही है उस कारण को भी खत्म करती है, ताकि इन फ्यूचर मरीज को उस तरह की बीमारी न हो। जैसा कि आपने अभी बताया, होम्योपैथ में जो ट्रीटमेंट होता है, इसका जो मूल सिद्धांत है, ये ना सिर्फ बीमारी को दूर करता है, बल्कि बीमारी जहां से शुरू होती है उस चीज को ठीक किया जाता है, मतलब वहीं से उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये बीमारी, होम्योपैथ किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करता है। सही है? बिल्कुल सही है। एक अहम सवाल ये है, कई मर्ज ऐसा भी है जहां मरीज को सर्जरी करने की जरूरत होती है, और होम्योपैथ, जहां तक मुझे जानकारी है, होम्योपैथ में सर्जरी का कोई इंतजाम नहीं है। आखिर जब एक तरफ होम्योपैथ की दुनिया में यह भी दावा किया जाता है कि किसी भी मर्ज का इलाज होम्योपैथ से संभव है, हर बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन जिस मरीज को सर्जरी की जरूरत होगी, ऐसे मरीज को फिर आप कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, क्या करते हैं उनके लिए? हर पद्धति का अपना स्कोप है और अपना लिमिटेशन है। जिस प्रकार से एलोपैथिक साइंस में भी सारे बीमारियों का इलाज संभव नहीं है, वो सब बीमारियों को क्या करते हैं, बस सप्रेस करते हैं, अर्थात बीमारी को दबा देते हैं। उसी प्रकार होम्योपैथी में भी है। होम्योपैथी जितना भी अगर शारीरिक समस्या है तो उस चीज का इलाज जड़ से संभव है, लेकिन होम्योपैथी के अनुसार हम लोग सर्जिकल डिजीज उसी डिजीज को मानते हैं जो बाहरी वस्तुओं के कारण से हुई हो। जैसे अगर किसी को एक्सीडेंट हुआ हो, किसी तरह का फ्रैक्चर हुआ हो, ट्रॉमेटिक इंजरी है, उस तरीके के केस को हम लोग सर्जरी के अंतर्गत रखते हैं। अगर कोई बीमारी, जैसे आजकल की समस्याएं ज्यादा देखने को जो मिलती है, मस्ता का समस्या, आपने भी देखा होगा, हमेशा मरीज परेशानी में आते हैं कि सर क्या मस्ता जो है इसको सर्जरी करा लें। उसको हम लोग बिल्कुल मना करते हैं कि यह आपकी अंदर में जो समस्या है उसको बस दिखाने के लिए आपको मस्ता निकला है, उसको हटाने की जरूरत नहीं है। वो आपको दर्शा रहा है कि आपके शरीर में किसी तरह की परेशानी है, जिन्हें आप ठीक कीजिए, वह मस्ता खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि आपके यहाँ कोई शिकायत करने आया कि आपके यहाँ कुछ गलत हो रहा है और आप उस शिकायतकर्ता को पकड़ के जान ले लेते हैं। ये चीज गलत है।
वो वाट, जिसे वाट कहें, मस्सा कहें, या कोई भी एक्सटर्नल डिजीज जो कि अंदरूनी समस्या को बताने के लिए आया है, उसे बाहर से न हटा के उसे अंदर से ठीक किया जाए, वह ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा उदाहरण हम लोग समझते हैं स्टोन के बारे में। अगर बॉडी में स्टोन बार बार बन रहा है, किडनी स्टोन की समस्या बार बार हो रही है, तो हमें यह पता करना होगा जो हम लोग कैल्शियम डाइट ले रहे हैं उसका मेटाबॉलिज्म में कहां पे गड़बड़ी हो रही है, या आखिर स्टोन बन क्यों रहा है। इसके फलस्वरूप एलोपैथिक साइंस क्या कहता है, स्टोन बन गया, इसका आप ऑपरेशन करा लीजिए। हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिन्होंने एक बार क्या 2-3 बार भी किडनी स्टोन का ऑपरेशन करा चुके होंगे, लेकिन किडनी स्टोन का ऑपरेशन कराने से पहले हमें यह देखना होगा कि यह स्टोन बन क्यों रहा है, अगर हम उसके बनने की प्रक्रिया को जान लें, बनने के कारण को समझ लें और उसका जड़ से जब इलाज करेंगे, तब हमारा स्टोन इन फ्यूचर कभी नहीं बनेगा। यही होम्योपैथी में होता है। होम्योपैथ से जुड़ा एक बात जहां तक मैं समझता हूं, मैं बचपन से देखता हूं, सुनता हूं, होम्योपैथ के जो चिकित्सक होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि आपको अगर होम्योपैथ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, होम्योपैथ का सेवन कर रहे हैं, तो आपके भोजन में खट्टे का इस्तेमाल उपयोग नहीं किया जाना है, आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह की कई बातें होती हैं जो होम्योपैथ चिकित्सक के द्वारा बताया जाता है। तथा कथित चिकित्सक, मैं पक्के तौर पर तो ये नहीं कह सकता हूं कि वो चिकित्सक हैं भी या नहीं, क्योंकि आज होम्योपैथ का ये हाल हो गया है कि हर गली मोहल्ले में नुक्कड़ पे एक होम्योपैथ चिकित्सक मिल जाता है। अब उनके पास वास्तविक डिग्री है भी या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूं, ये जांच का विषय है। लेकिन ऐसे चिकित्सक अपने मरीज को परहेज के रूप में कई तरह के निर्देश जारी कर देते हैं, आपको खट्टा नहीं खाना है, आपको ये नहीं खाना है, आपको वो नहीं खाना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि होम्योपैथ में परहेज का कितना महत्व है। आए दिन मेरे क्लिनिक में ऐसे मरीज आते रहते हैं जो बोलते हैं, डॉक्टर साहब पिछले बार तो हम एक जगह से दवा खा रहे थे तो लहसुन प्याज मेरा सब बंद हो गया था। वैसे मरीजों के लिए और दर्शकों के लिए मेरा यही संदेश है कि ऐसा होम्योपैथ में बिल्कुल नहीं है कि आप होम्योपैथ दवा का सेवन कर रहे हैं तो लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, अदरक नहीं खाएंगे। ऐसा कुछ होम्योपैथिक सिद्धांत में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। इसलिए मैं मरीजों को फिर से बताना चाहूंगा, ऐसा बातों पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। एलोपैथ का जो ट्रीटमेंट होता है, वहां जो डॉक्टर अपने मरीज का इलाज करते हैं, बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि विदाउट पैथोलॉजी, बिना टेस्ट के उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता है। ये तो एलोपैथ की बात हुई। होम्योपैथ की दुनिया में टेस्ट का, पैथोलॉजी का कितना महत्व है? क्या होम्योपैथ को भी जांच की आवश्यकता है, या किस हद तक, कितने मरीजों का, किस तरह के बीमारी का जांच आप करवाना चाहते हैं या करवाते हैं? कुल मिलाकर के सवाल हमारा यह है कि पैथोलॉजी का होम्योपैथ की दुनिया में क्या महत्व है? ये सही सवाल भी लगा मुझे कि डायग्नोसिस का, लैब डायग्नोस्टिक का, लैब पैथोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पैथोलॉजी ना एलोपैथिक से रिलेटेड है ना होम्योपैथिक से रिलेटेड है। डिजीज डायग्नोसिस के लिए, बीमारी की जानकारी के लिए जांच का अहम योगदान है। हम लोग मरीज को जांच के लिए इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं, ताकि बीमारी की पता चल सके, बीमारी किस हद तक बढ़ चुकी है उसका हम लोग को जानकारी हो सके। जैसे अगर अर्थराइटिस का उदाहरण हम लोग लेते हैं, अर्थराइटिस में एसओ टाइटर का हम लोग जांच कराते हैं कि पेशेंट का एसओ टाइटर लेवल कितना है, 200 से अधिक है, 300 है, 400 है, ताकि हम लोग पहले से ज्ञात कर सके कि पेशेंट को आराम होने में कितना का समय लग सकता है, ताकि पेशेंट भी वेट कर सके और मुझे भी ज्ञात हो इस मरीज को आराम होने में कितना समय लगता है। और दूसरी बात, जहाँ पे पहले सवाल में आपने बताया कि बहुत सारे से होम्योपैथिक फिजिशियन होते हैं जो लहसुन मना कर देते हैं, प्याज मना कर देते हैं, अदरक मना कर देते हैं। तो यहाँ पे पैथोलॉजी की इंपॉर्टेंस आती है कि अगर हम पैथोलॉजी से टेस्ट कराते हैं, पेशेंट को थायराइड की समस्या अगर आती है, उस केस में होता है परहेज करना है। तो जितनी भी सफेद चीजें हैं, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर कोई दर्शक, कोई ऐसे मरीज हो आस पड़ोस में जो कि थायराइड से सफर कर रहे हो,
उस वैसे मरीजों को सफेद चीजें नहीं खानी है, जैसे कि पत्ता गोभी, बंधा गोभी, गोभी, मूली, चीनी, मूली, सलगम इत्यादि का सेवन न करें। तब वो अपने थायराइड को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उन्हें फिर दवा की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो होम्योपैथिक फिजिशियन को यह ध्यान देना होगा कि उन्हें परहेज कैसे बताएं। उन्हें परहेज होम्योपैथी के नाम पे ना बताएं, उन्हें बीमारी के नाम पे परहेज बताएं। कि अगर किसी पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उन्हें वैसे चीजों को परहेज बताएं जिनमें यूरिक एसिड पाई जाती है या जिनसे यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा हो, वैसे डाइट पेशेंट को सजेस्ट करें। कुल मिलाकर आपके अनुसार होम्योपैथ में जो परहेज है वो होम्योपैथ दवा के नाम पर परहेज करने जैसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन आपका कहना है कि बीमारी के आधार पर कि इस बीमारी के लिए किस चीज का परहेज किया जाना चाहिए, उस तरह के परहेज को की सलाह आप देते हैं। वाकई आपने काफी अहम जानकारी दिया, क्योंकि अब तक होम्योपैथ के लिए होम्योपैथ की दवा का जो भी सेवन करने वाले लोग होते हैं उनके दिमाग में ये बहुत बड़ा भ्रम रहता है। उनको दवा खाने के आधे घंटे 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद तक ना उनको कोई कुछ खट्टा खाना है, ना उनको लहसुन खाना है, ना प्याज खाना है, इस तरह का। अब देखिए, सवाल यह है कि जो मरीज है बेचारे वो करे तो क्या करें, उनको जहां से जो सलाह मिलता है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन आपने तो इन सारी भ्रांतियों को ही तोड़ करके रख दिया कि होम्योपैथ की दुनिया में कोई परहेज नहीं है, और परहेज अगर है तो वो सिर्फ बीमारी के आधार पर है। लेकिन जिस मरीज को सर्जरी की जरूरत होगी, ऐसे मरीज को फिर आप कैसे ट्रीटमेंट देते हैं? क्या पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड किया था, ये मुजफ्फरपुर में पदस्थापित हैं और वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा भी ली है होम्योपैथ की, और अभी वहीं पदस्थापित रहते हुए, लेकिन ये रहने वाले हैं ये पटना जिला के सबलपुर में जो विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर के सामने मोहल्ला है गुलमहिया चक गांव में ही ये अपना साईं होम्योपैथ क्लिनिक के नाम से इनका क्लिनिक है, जहां ये सप्ताह में अपने क्षेत्र के लोगों को सेवा देते हैं। तो इनसे होम्योपैथ की दुनिया से जुड़ा कई अहम जानकारी आप अभी तक सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक अहम सवाल मैं इनसे और करने वाला हूं, और वो सवाल ये है, जोड़ों से जुड़े किसी भी तरह के दर्द और त्वचा संबंधी समस्याओं का यहां पर निराकरण करने के लिए उपलब्ध हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार की खास बात यह है कि डॉक्टर अभिषेक कुमार ने एनोरेक्टल यानी गुदा और मलाशय संबंधी विषयों पर शोध किया है। यह गुदा और मलाशय कहने को तो हिंदी शब्द है, लेकिन कुछ लोगों को शायद समझ में ना आए। मैं आपको बता दूं, ये गुदा और मलाशय का मतलब ये है कि जिन लोगों को बवासीर होता है, ये सामान्य सा शब्द है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिस पर कि डॉक्टर अभिषेक कुमार ने इस विषय पर शोध किया है। तो ये एक अहम जानकारी है डॉक्टर अभिषेक के बारे में। और डॉक्टर अभिषेक मतलब इनका उम्र तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आप इनके क्लिनिक में देखेंगे ढेरों सर्टिफिकेट्स है और शील्ड है जो इनको इनकी सेवा के बदले दिया गया है। इनकी पत्नी का नाम है डॉक्टर अंकिता प्रिया। अंकिता प्रिया हाउसवाइफ नहीं है, इनके समानांतर इनके पैरेलल वो भी होम्योपैथ की चिकित्सक हैं और वो भी पदस्थापित है। वो फिलहाल अभी समस्तीपुर में पदस्थापित है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर अभिषेक मुजफ्फरपुर में और इनकी पत्नी अंकिता प्रिया समस्तीपुर में पदस्थापित हैं, और ये दोनों ही होम्योपैथ के चिकित्सक हैं। मैंने आपको बताया कि ये अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सेवा देने के लिए सप्ताह में 1 दिन इन्होंने अपना दे रखा है, और बाकायदा यहाँ पर लोगों की भरमार रहती है। मतलब इनकी सेवा से लोग इतने खुश हैं, इतने संतुष्ट हैं। निजी तौर पर इनसे मेरा संबंध है, मैं जब भी इनसे मुलाकात करने आता हूं तो मुझे बहुत सारे दूर दूर के लोग दिखाई देते हैं। कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहां से आ रहा है, कोई इस तरह की समस्या से आ रहा है। एक महिला तो मुझे ऐसी मिली जिसको कि अंग्रेजी के डॉक्टर एलोपैथ ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, और उस महिला को कह दिया था कि अब आपको आपका हाथ काटना पड़ेगा। वो महिला बेचारी बड़ी दुखी थी। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ किस चीज के लिए आई हैं, तो उन्होंने ये कहानी बताया, और हाथ काटने का जो बात उन्हें बताया गया, वो महिला काफी दुखी हो गई। उन्हें किसी तरह डॉक्टर अभिषेक का पता चला, वो इनके शरण में आई, और आखिरकार उस महिला को अपनी समस्या से निजात भी मिल गया।
ना सिर्फ उनका ये बीमारी ठीक हो गया, बल्कि उनका हाथ पूरी तरह से मतलब एकदम से काम करने लगा। मैं तो देख करके दंग रह गया कि आज पूरी दुनिया में जो जहां एलोपैथ का डंका बज रहा है, वहां से रिजेक्ट किए गए मरीज को होम्योपैथ ने ठीक कर दिया। शायद यही वो मरीज थी जिससे प्रभावित होकर मैंने डॉक्टर अभिषेक कुमार के ऊपर अपना ये वीडियो बनाया था। संबंध अपनी जगह पे होता है और न्यूज बनाना, खबर बनाना अपनी जगह पे होता है। मैं उस महिला से प्रभावित होकर डॉक्टर अभिषेक का मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था और उसी समय मैंने आपको ये वादा किया था कि मैं आपको डॉक्टर अभिषेक का साक्षात्कार भी दिखाऊंगा। साक्षात्कार में होता यह है कि आपको होम्योपैथ के बारे में और विस्तृत जानकारी मिल जाती है। जैसा कि मैं आपको अभी तक देख ही रहे हैं, मैंने कई सवाल किया है जो आपके लिए अहम हो सकता है। बहरहाल जाते जाते एक सवाल और मैं डॉक्टर अभिषेक से करना चाहता हूं। डॉक्टर अभिषेक, आप मुझे ये बताएं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं होम्योपैथ का भी इलाज करवा रहे हैं और एलोपैथ की भी चिकित्सा ले रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ समस्या ये होती है कि क्या वो अंग्रेजी दवा के साथ होम्योपैथ की दवा खा सकते हैं या होम्योपैथ की सेवा के साथ वो अंग्रेजी दवा को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं या कहीं कोई अड़चन होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। ये सवाल आए दिन लोगों के मन में चलता रहता है कि डॉक्टर साहब, अभी तो हम अंग्रेजी दवा खा रहे हैं, अब हम ये दवा कैसे शुरू करें, या दोनों दवा एक बार में खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो इस सवाल के लिए मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर वैसे मरीज जिन्हें बीपी की समस्या हो, शुगर की समस्या हो या थायराइड की समस्या हो, इन तीनों बीमारी में जिसमें कि रेगुलर दवा की जरूरत है, तो शुरुआत के समय में जब भी आप होम्योपैथिक दवा का शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत के समय में इन दवाओं को आप कंटिन्यू रखें। कुछ दिन होम्योपैथिक दवा का सुचारू ढंग से करने के बाद अगर फिजिशियन को लगता है, अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल लेवल पे आ गया है, आपका बीपी कंट्रोल में रह रहा है, तब उनके सलाह के अनुसार आप दवा को छोड़ सकते हैं। और दवा लेने का तरीका है कि अंग्रेजी दवा और होम्योपैथिक दवा में बस आपको 10 से 15 मिनट की अंतराल रखना है। इस बेसिस पे आप दवा का सेवन कर सकते हैं। दोनों दवा लेने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें। मैं समझता हूं कि आज मैंने जो डॉक्टर अभिषेक के साथ इंटरव्यू किया है आप लोगों के लिए, होम्योपैथ के बारे में काफी जानकारी मिली और कई अहम बात भी जानने को मिला। खास करके मैं समझता हूं कि अब आपके दिमाग से भी ये भ्रांति निकल गई होगी कि होम्योपैथ का इलाज कराते वक्त आपको खट्टा नहीं खाना है, नींबू नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है। जैसा कि डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि इस तरह के परहेज का कोई औचित्य नहीं है होम्योपैथ की दुनिया में। होम्योपैथ की दुनिया में सिर्फ वहां पर परहेज करना है जहां पर बीमारी के लिए ये चीज जरूरी है, नहीं करना वही परहेज करना होता है। तो मैंने आपको इनसे इंटरव्यू के माध्यम से होम्योपैथ की जानकारी देने की कोशिश की। संभव है कुछ बातें छूट गई होगी, क्योंकि मैं कोई होम्योपैथ का विशेषज्ञ नहीं हूं। जितना मेरे दिमाग में आया, जितना मेरी जहन में आया कि होम्योपैथ से जुड़ा कौन कौन सा सवाल मैं इनसे पूछ सकता हूं, वो मैंने पूछा है। बहरहाल होम्योपैथ से जुड़ी कई अहम जानकारी मैंने डॉक्टर अभिषेक कुमार के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं संभव है कि कुछ सवाल छूट भी गया हो जिसका जवाब आप जानना चाहते हो। मैं कोशिश करूंगा आपके इन सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको होम्योपैथ से जुड़ी और कौन सी जानकारी चाहिए थी, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। अगर सवाल अहम रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि इस सवाल का जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप हमें और डॉक्टर अभिषेक कुमार को इजाजत दें और हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही अहम और जानकारी वाली वीडियो के साथ। नमस्कार।